नमस्कार, मैं हूं अपर्णा। आप देख रहे हैं गांव के लोग। आज हमारे साथ यहां बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय समाजवादी सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिदास यादव जी, जो एक लेखक भी हैं और साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे आज की राजनीतिक परिदृश्य के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में और भी अन्य मुद्दों के बारे में। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है हरिदास जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपकी अपनी एक पार्टी है भारतीय समाजवादी सेना पार्टी, जिसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अभी चुनाव का माहौल है। बहुत सारी पार्टियां समाजवादी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही हैं, उसमें विलय हो रही हैं, तो आप भी अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी के साथ कर रहे हैं, ऐसा क्यों? समाजवाद ही एक जीवित अंतर्राष्ट्रीय थॉट्स है। भारत में और कोई थॉट्स नहीं है जिनका राष्ट्रीय स्वरूप भी हो। ये तो कोनो ताल पोखरी के स्तर के हैं सब। एकमात्र जो है समाजवादी थॉट्स, जिसको दुनिया सुनने के लिए तरसती थी और लोहिया जी को बुलाती थी, तो लोहिया जी एक छत के नीचे किसी भी देश में जा कर के सारे लोगों को एक छत के नीचे संबोधित करते थे। और लोहिया जी वहाँ तक जाने के लिए उनकी जेब में जितने पैसे होते थे उतने पैसे जो है का टिकट खरीद के वो वायुयान से आगे का पड़ाव डालते थे। वहाँ किसी भी प्रेस में जा कर के समाजवादी थॉट्स पर लेख लिख करके दे देते थे और वहाँ से फिर पैसा मिलता था तो अगले मुकाम पर जाते थे। और इसी तरह से वो एक छत के नीचे संबोधित करने के लिए लोहिया जी पहुँचते थे। भारत में तो दूसरा कोई है ही नहीं है, विचार नहीं है किसी। मैं जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हूँ, आई नो बेटर द थॉट्स ऑफ पॉलिटिक्स। जो अपर्णा यादव हैं वो अपने समाजवादी पार्टी, जो उनके पूरे परिवार के लोग हैं उस पार्टी में बैठे हुए हैं और उसको संचालित कर रहे हैं, वो उस पार्टी को छोड़कर बाहर की दूसरी पार्टी में चली गई और आप उस पार्टी में जा रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? अपर्णा अगर वैचारिक प्रेरित होती तो स्व वैचारिक प्रेरित होती तो वह ऐसी जगह पर दान स्वरूप में प्राप्त हुई थी कि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय एकलौता थॉट्स समाजवाद पर 10-20 किताबें भी लिख करके अपना स्तर बढ़ा ली होती। वह 5-6 साल 8 साल पहले से राजनाथ, योगी, मोगी, जोगी, इन सबों को खाना खिलाती रही बुला करके। परिवार ने तो नहीं मना किया। सारे लोगों के अपने स्वतंत्र विचार होने चाहिए, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन उस विचार से आप पतन की ओर जा रहे हैं तो वह विचार दूषित है। ऐसे पतन अपना करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपना तो कर भला नहीं कर पाएंगी, दूसरे का क्या भला करेंगी। जो बीजेपी में पिछड़े समाज के नेता थे, उन्होंने उस पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में अपनी आए हैं और इस बात को वो रेखांकित कर रहे हैं कि वहाँ पर पिछड़े और दलितों की आवाज़ नहीं सुनी जाती थी, सामाजिक न्याय का कोई मुद्दा नहीं होता था, और इस बात को लेकर ही वो सपा में आए हैं। तो सपा क्या सामाजिक न्याय का मुद्दा उस तरीके से उठा पाएगा जैसा ज़रूरत है? जी हाँ, बिल्कुल। सामाजिक न्याय यह हमारे माननीय राम मनोहर, डॉक्टर साहब राम मनोहर लोहिया जी ने इस शब्द पर जितनी किताबें लिखी है उतना बीजेपी में कोई लिखा हो तो बता दीजिए। जितना ये हमारा उत्पादन है सामाजिक न्याय। वो तो राक्षस हैं, असुर हैं, लुटेरे हैं, उनको सामाजिक न्याय से क्या लेना देना है। हमको ना सामाजिक न्याय की जरूरत है, दलितों को सामाजिक न्याय की जरूरत है। वो एक श्लोक में कहना चाहता हूँ, जन्मना जायते शूद्रास्यपि संस्कार द्विजोच्यते वेद ध्यायी भवेश विप्र ब्रह्म जानत ब्राह्मणा। इस परिभाषा में वो तो कहीं टिकते नहीं हमारे परिभाषा में। अभी आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें चुनावी मुद्दा क्या होगा? यही होगा कि सारे जो सामाजिक न्याय से वंचित
जो हैं उन लोगों को उन सही मार्ग दिखा करके शासक बनाया जाए, और उनके खाना खर्चा, तो जब वो शासक बन जाएंगे तो खाना खर्चा की कहाँ कमी आती है, वो अपने पद का वेतन तो पाएंगे। आज तो वो झाड़ू दे रहे हैं, कितने दुर्भाग्य की बात है। अभी लोकतंत्र के जो 4 खंभे होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया जो होता है, इनके आधार पर लोकतंत्र सुचारू रूप से चलता है। लेकिन अभी जो सत्ता में बैठे लोग हैं इनके ऊपर हावी हैं, या इनको ये संचालित करें कि कार्यपालिका कैसे काम करेगी, न्यायपालिका क्या निर्णय देगी, मीडिया तो गोदी मीडिया ही हो गई है। तो आने वाले दिनों में हम ये कैसे तय कर सकेंगे, कैसे भरोसा दिला पाएंगे जनता को कि वो जनता के हित में काम करेगी, क्योंकि अभी चारों जो खंभे वो जनता के विरोध में जाकर काम कर रही है, जनता इससे बहुत त्रस्त है। इनसे भी ज़्यादा आक्रामक स्वरूप की इंदिरा थी, उसके सामने भी कभी कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रहा, जो कहा वही कानून। चुनाव में हार गई राजनारायण जी से, तो लोकसभा में से त्याग पत्र दे करके आना चाहिए था, जनता में चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं आई। हिटलर की तरह से आपातकाल लागू किया, और इस इंदिरा के इतिहास में आपातकाल एक प्रदूषित अध्याय के रूप में जुड़ा हुआ है। वही एक अध्याय इन सबों के भी इतिहास में जुड़ जाएगा। और जो ये चुनाव आयोग है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है या स्वायत्त संस्था है, लेकिन अभी ये इसको कहा जा सकता है कि ये आरएसएस की संस्था हो गई है, क्योंकि उनके द्वारा ही ये संचालित हो रही है। चुनाव आयोग ये तय करता है कि कहाँ किस, यानी नियंत्रित करता है जब चुनाव किसका समय आता है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से उनके कहे अनुसार काम कर रहा है। तो वो आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा वो निष्पक्ष होगा, इसकी क्या गारंटी है, या कैसे आप तय करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हुआ? चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा तो देश में आग लग जाएगा। यह जिम्मेदारी जो है चुनाव आयोग की है, और नहीं करा पाएगा, विफल होगा तो देश में आग लग जाएगी। पहले भी 2019 में हम देखे, 2017 में देखे, बिहार में जो चुनाव हुआ उसमें देखे, 2014 में, तो इसमें भी हमको साफ दिखाई दिया कि कुछ ना कुछ पक्षपात या पार्शलिटी हुई है, और चुनाव आयोग ने कोई यानी कठोर कदम या स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं की। तो आप आने वाले दिनों में कैसे कह सकते हैं कि अगर सही नहीं होगा तो जनता उठ जाएगी ना, आयोग सब फेंक दिए जाएंगे। जिस दिन असहनीय हो जाएगा, इंदिरा जी के ज़माने में फेंक दिया गया ना, बगावत हो गया, तब ना उन्होंने जो है लगाया आपातकाल, वो बगावत यहाँ भी होगी। काला धन की बात होती है, इत्र व्यवसायी के यहाँ छापा पड़ा। अच्छा, इससे बात याद आई कि अभी जो आपने भी, आप जब राजस्व विभाग में यानी सरकारी विभाग में आपने लंबे समय तक अधिकारी के रूप में कार्य किया, और एक छापा भी आपने डाला था जिसमें कई अरब रुपए का घोटाला पकड़ा गया, तो वो क्या प्रकरण था, बताइए जरा। मैं उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के लेखा संगठन में टंकक रहा, ज्येष्ठ लेखा लिपिक रहा, लेखाकार रहा, मुख्य लेखाकार रहा, सहायक लेखाधिकारी रहा, लेखाधिकारी रहा। और लेखाधिकारी ऑडिट पार्टी का हेड होता है स्थल पर, उसी की देखरेख में वो जांच होती है। जब ये जांच, मैं मुख्य लेखाकार जब हो गया तो मैं जो है अपने अधीन पार्टी के मेंबरों को काम बांट देता था गैर राजपत्रित लोगों की जांच का, और मैं स्वयं जांच करता था अधिकारियों की। और अधिकारियों के दिल दिमाग में मैं एक दहशत बन गया था। वहाँ 39 अरब रुपए का 5193 एकड़ भूमि किच्छा तहसील जनपद नैनीताल, वर्तमान में उत्तराखंड में किच्छा तहसील की मैं जांच कर रहा था। और एक श्यामलाल अग्रवाल जो आगरा का रहने वाला था, बरेली का रहने वाला था, उसको अंग्रेजों ने करने खाने के लिए 5193 एकड़ जमीन दिया था 1930 में पट्टे पर, और करने खाने का पट्टा था। जब अंग्रेज चले गए यहाँ से, देश आज़ाद हो गया, तो वो जो श्यामलाल के वारिसान थे वो अपने नाम से
भूमिधर बन गए 2 नंबर के रास्ते से। और वह जब मेरी जांच में आया तो किच्छा तहसील में, तो मैंने कहा कि भाई ये 12 गांव हैं और ये लोग तो करता खाता टेनेंट्स हैं, ये कैसे जो है भूमिधर बन गए, आप सब रिकॉर्ड लाइए हमको जांच करने को। तो मैंने जांच किया और जांच करने के बाद जो है 5 आपत्तियां लिखा। और उस पहला तो ये था कि इन लोगों का नाम कट करके 12 गांव की सारी ज़मीनों पर उत्तर प्रदेश सरकार का नाम दर्ज किया जाए। उस समय फिर 2 साल बाद उत्तराखंड आ गई तो उसके नाम से दर्ज हो गया। उसके बाद जो है कुल 3,900 करोड़ रुपए का वो था, 39 अरब रुपए का घोटाला। और शेष जो है एक ये था कि प्रत्येक 30 वर्ष पर पट्टे का नवीनीकरण किया जाएगा, उसके रेट का नवीनीकरण किया जाएगा। तो 90 वर्ष का पट्टा था, पहली बार जो रेट जो है लगाए गए वो दोबारा तिबारा नवीनीकरण नहीं हुए, उससे भी जो है करोड़ों रुपए का क्षति थी, वो वसूल हो रही है, हो भी चुकी है, अभी कुछ बाकी भी है। और वो जो मीनाक्षी देवी हैं वो उस पूरे गैंग की लीडर थी। और वह जब तहसीलदार ने बता दिया कि जांच आप जो है हरिदास यादव एक आए हैं वो जांच कर रहे हैं और आपकी सारी फाइलें जांच में आ गई हैं, तो वो उसको भेजे कि किच्छा डाक बंगले में वो लोग रुके हैं और हमको उनसे मिल लीजिए आप। तो आई गेट पर से ही मानव स्वर में गालियां देते हुए आई। तो मैं उठ करके आइए बहन जी, मैं तो जान ही गया था कि कौन है ये, अनुमान लग गया था। तो आई बैठ गई। उसके बाद लगी गाली देने, कही कि तुम्हारी कैसे हिम्मत पड़ी हमारी जांच करने की, हाँ तुमको इतनी गोलियां मारी जाएंगी कि तुम्हारे घर वाले छेद नहीं गिन पाएंगे। और फिर उसी के बगल में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह था, उसका लड़का खड़ा था अटैची में रुपया लेकर के, 1 करोड़ रुपया ऐसे दिखाता था, ले लो और जांच मत करो, नहीं तो तुम जांच भी नहीं कर पाओगे, रुपया भी नहीं पाओगे। और मैं जांच भी कर लिया, उनका रुपया उनके हाथ में रह गया। और मैं जो है केवल यही कहता रहा कि हम आपकी जांच ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि मैं जांच करता था और रफ रिपोर्ट पहले बनता है तो वो जेब में रखता था और पार्टी का रफ रिपोर्ट तहसीलदार को दे देता था। अब के सब उसको दिए हैं, उससे मांग के पढ़ लीजिए अगर आपकी जांच हुई तो। और फिर उसके बाद 2 दिन पहले मैं वहाँ से भाग कर वाराणसी आ गया। मैं यहाँ पर रिपोर्ट लिखा, पार्टी हमारी जो है वहीं पर 2 दिन रही, वो नैनीताल गए हैं, इधर गए हैं, उधर गए हैं, ऐसे बतियाया, वो भी भाग गए। फिर रिपोर्ट जो है मैं, और अभी भी देखिए पूरे प्रदेश में चुनाव से पहले कई जगह छापे पड़े इत्र व्यवसायियों के घर, और उसमें बहुत सारे जो करोड़ों रुपए निकले, वो बोला जा रहा है कि अखिलेश का पैसा है। इस पर आप क्या कहेंगे? और ये जो जांच चल रही थी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उसके बाद क्या कारण है? वो मैंने बंद करवाया है। ऐसा है कि नई करेंसी 2000 रुपए की मोदी जी ने छपवाई, बड़ी लोकप्रिय हो गए। और वह नई करेंसी इत्र व्यवसायियों के दीवारों में कैसे चली गई? किसने पहुंचाया? अखिलेश ने कि मोदी ने पहुंचाया? नई करेंसी का तस्कर है, उसने दीवालों में पहुंचा दिया, तहखानों में पहुंचा दिया, और नोट पुरानी वाली 250 एक हाफ दाम पर बिकवाया। और नई करेंसी जो है जिनकी पूरा का पूरा वहाँ पहुँच गया आरबीआई में, और वहाँ से नई नोट निकल गया और सबको दे दिया गया। तो आधे दाम के क्रेता पूरे भाव में आरबीआई में बेचे, तो वो कहाँ गया पैसा? वो पैसा किसके पास है? उनको कैसे नई करेंसी मिल गई? आश्चर्य है। वो तो आधे दाम पर खरीदे थे। आप जानती होंगी सोना
पूरे भारत में जो है सारे आभूषण विक्रेताओं के यहाँ दूने पैसे लेकर के 30 ग्राम ये 10 ग्राम सोना 30,000 में बिक रहा था। 60,000 का नोट लेते थे तो 30,000 का सोना देते थे, हाफ रेट में बिका। बाद में सारे नोट वहां पहुंच गए आरबीआई में, एक भी काला धन नहीं मिला। तो वो केवल जो है 16,000 ऐसे मिले जो नष्ट हो चुके थे। 16,000 करोड़ नष्ट जो हो चुके थे वो नहीं आए, बकिया 15.44 लाख करोड़ आरबीआई में पहुंच गया और वहां से पूरी नोट छप के आ गई और जिसको जिसको जितना मिलना था वो सब बांट लिया। उसमें मोदी सबसे बड़े पंडा हैं। ये दीवारों में कैसे वो नोट पहुंचाए बिना खाता बही के, काले तहखानों, काली दीवालों, काले बक्सों में कैसे चले गए। ये ब्लैक लिस्टेड हैं, इनको बिना खाता बही के नोट तो आप ही दिए हैं मोदी जी। आप कैसे पाकिस्तान में रह रहे आतंकियों को पहुंचा दिया। वो तो उस भारतीय आपकी करेंसी से भारत पर फायर करने के लिए अपने SLR की गोलियां खरीद रहे हैं। अच्छा, अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप भी क्या चुनाव के प्रत्याशी होंगे? देखिए, मैंने दिमागी तौर से अखिलेश जी के साथ विलय का आवेदन कर दिया हूँ। अब वो चाहे आज विलय करें चाहे 5 साल बाद विलय करें, जो मैं दिमाग से अपने स्वीकार कर लिया तो अब उसी तरह से मैं आचरण कर रहा हूँ। हमारा आवेदन उनके पास विचाराधीन है और नहीं तो हम किताब लिख रहे हैं ना, जो अपर्णा नहीं कर सकी वो हम 10 ठो किताबें समाजवादी लिख करके जो है फैला देंगे, एकलौता रहेंगे, जहाँ रहेंगे वहाँ। आपकी ये योजना है, आपकी मन स्थिति है कि आप अखिलेश जी के साथ खड़े हैं? हाँ, खड़े हैं और पूरे दिल दिमाग से खड़े हैं और असुर संहार में मैं उनके साथ जो है असुरों का वध करूँगा। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने हरिदास यादव जी से हमारी बातचीत देखी। उम्मीद है ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपसे सहयोग की भी अपेक्षा है। धन्यवाद।